न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। हेलो बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वॉचिंग फिजिक्स गुरु एम कुमार। आज है बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स 10th चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। और आज है बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3rd। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा या हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, कि परावर्तन की घटना को एक्सप्लेन करेंगे किसकी सहायता से बच्चों, हाइगेंस प्रिंसिपल की सहायता से। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिख देता हूं, या हाइगेंस प्रिंसिपल, इतना ही छोड़ दीजिए। कुल मिला के हमें आज परावर्तन सीखना है हाइगेंस की थ्योरी लगाकर बच्चों, हाइगेंस प्रिंसिपल से। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ये टॉपिक है बच्चों आज का। परावर्तन की व्याख्या हमें आज करनी है। तो बच्चों लेक्चर नंबर 2 में हम हाइगेंस थ्योरी सीख चुके हैं। तो आज परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाओं की व्याख्या करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले, रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम 5 मिनट के अंदर हाइगेंस थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आज का टॉपिक समझने में आसानी हो बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट द हाइगेंस प्रिंसिपल। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं रिवीजन। तो देखें, जो मुख्य बात है हाइगेंस प्रिंसिपल की वो ये है बच्चों कि जो भी प्रकाश स्रोत है वो सभी दिशाओं में तरंगें उत्सर्जित करता है, जिससे माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्थित कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है बच्चों। ठीक है ना। तो जैसे इन पॉइंट्स को समझते चलते हैं बच्चों, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये एक तरंग स्रोत है बच्चों, यहाँ से तरंगें उत्सर्जित होनी हैं सभी दिशाओं में। ये किरण बना रहे हैं बच्चों हम। तो यहाँ से जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, डिस्टरबेंस, तरंग बच्चों क्या है, विक्षोभ का आगे बढ़ना। तो यहाँ ऐसे गोलीय तरंगाग्र ऐसे उत्पन्न होते चले जाएंगे, ऐसे ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता चला जाएगा बच्चों। तो ये तरंगाग्र हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बिंदु स्रोत के लिए तरंग जो है गोलीय तरंगाग्रों के रूप में आगे बढ़ती चली जाती है। ये गोलीय तरंगाग्र आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये वेव फ्रंट हैं। तो हाइगेंस थ्योरी में क्या बात बताई गई थी बच्चों, जैसे ये कोई वेव फ्रंट है, ये कोई तरंगाग्र है। ठीक है ना। बहुत संक्षेप में बताऊंगा। ये हमने कोई सा एक तरंगाग्र ले लिया। हाइगेंस थ्योरी ये कहती है यहाँ से यहाँ तक तरंग कैसे पहुँची, ये समझ में आ गया। ये तरंगाग्र फैलते जा रहे हैं। जो गोला है, बिंदु स्रोत के लिए तरंगाग्र गोली होगा, गोला फैलता चला जा रहा है। तो ये तरंगाग्र किसी क्षण यहाँ तक आ गया है बच्चों। तो इस समय की बात कर रहे हैं। तो तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर स्थित, इस तरंगाग्र पर जैसे ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है बच्चों। ये बात बता चुके हैं, नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, या न्यू वेव सोर्स, यानी यहाँ से फिर तरंगिकाएँ निकलेंगी। जैसे यहाँ से गोलीय तरंगाग्र निकल रहे थे, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी एक सोर्स की तरह, जैसे ये वाला सोर्स था वैसे ही ये कार्य करने लगे, या इनको नया तरंग स्रोत कह दें,
नया तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, या विक्षोभ का स्रोत कह दें, क्योंकि भाई तरंग स्रोत का मतलब डिस्टरबेंस, विक्षोभ का आगे बढ़ना। तो इन्हें हम सेकेंडरी सोर्स कह देते हैं, ठीक है ना। विक्षोभ डिस्टरबेंस, विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस। द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, ऐसे कह सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कह लें या द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत कह लें, एक नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। यहाँ से बच्चों फिर डिस्टरबेंस आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ से फिर तरंगिकाएं चलेंगी। तो किसी भी क्षण, ये बात क्लियर हो गई, जैसे यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं जो चलेंगी, यहाँ से जो नए द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, तरंगाग्र आगे बढ़ेगा, तो जैसे ये इस तरीके से ऐसे फिर ये फैलेंगे बच्चों, ऐसे यहाँ से नए तरंगाग्र, सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ रही हैं। तो हम अब एक नया तरंग स्रोत जानना चाहते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ ये बताया गया था, जैसे मान लो हमें t समय बाद इसकी स्थिति पता करनी है कि ये तरंगाग्र t समय बाद कहाँ पहुँच जाएगा। तो मान लो बच्चों इस माध्यम में तरंग की चाल v है, तो बच्चों जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं भी उसी चाल से चलती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगिकाएं चल रही थीं, अगर माध्यम समांगी है तो, होमोजीनियस है तो। ये बात हाइगेंस थ्योरी में बता चुके हैं। तो बच्चों जैसे t समय बाद हमें पता करना है, तो t समय बाद यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका कितनी दूरी चलेगी बच्चों, x बराबर v इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी vt दूरी आगे बढ़ चुका होगा द्वितीयक तरंगाग्र। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कितना बड़ा गोला होगा, vt त्रिज्या का। अगर हम यहाँ पर एक गोला खींच दें बच्चों, जैसे ये vt त्रिज्या का गोला, यानी t समय बाद जो द्वितीयक तरंगिका है वो यहाँ आ चुकी है बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका, इसके लिए भी ये कितनी डिस्टेंस खींचेंगे बच्चों, कितनी त्रिज्या का गोला खींच दिया है, vt त्रिज्या का। ऐसे ही यहाँ पर vt त्रिज्या का एक गोला खींच देंगे, ऐसे ही यहाँ भी खींच देंगे vt त्रिज्या का गोला। तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति है। इनके पृष्ठ को मिला दें, अगर स्पर्शी पृष्ठ खींच दें, इन गोलों के पृष्ठों को मिलाते हुए, ये गोले ही द्वितीयक तरंगिकाएं हैं बच्चों। तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति हो गई, यानी ये तरंगाग्र t समय बाद यहाँ पर आ गया बच्चों। ऐसे ही फिर आगे बढ़ेगा, इस पर स्थित माध्यम के सभी कण फिर नए तरंग स्रोत का काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस या तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। यहाँ से फिर द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी। तो किसी भी क्षण हमें तरंगाग्र की स्थिति पता करनी है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि vt त्रिज्या, t समय बाद अगर निकालना है तो vt त्रिज्या के कम से कम 2 गोले खींच दीजिए। अब पूरे गोले ना खींचना चाहें तो बच्चों हम एक काम ऐसे कर सकते थे, जैसे ये था, तो vt त्रिज्या का एक हमें ये इतना हिस्सा ही तो मिलाना है बच्चों। जैसे मैं इतना हिस्सा डार्क कर दूँ, इतना बड़ा चाप भी खींच सकते थे, जैसे ये मतलब मोटा सा बना दिया है मैंने, एक इतना आर्क भी खींच सकते हैं। कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, जैसे ये है। तो vt त्रिज्या हमने भरी और एक चाप यहाँ मार दिया, और vt त्रिज्या का एक चाप यहाँ मार दिया। चाप वाली बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बच्चों मैं परावर्तन पढ़ाऊँगा तब चाप वाली बात ही आएगी। और इनकी पीठ को मिलाते हुए एक स्पर्शी पृष्ठ अगर खींच दें तो ये नया तरंगाग्र हो गया। बात यही है बच्चों, यहाँ हमने पूरा गोला न बना के एक उसका चाप बना दिया, एक पृष्ठ, ये गोलीय तरंगाग्र को ही प्रदर्शित कर रहा है, द्वितीयक तरंगिका को ही प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हम पूरा बनाते तो ऐसे ही तो आता बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो उतनी दूरी का चाप मार लो या गोला खींच लो, बात वही है। तो जितने समय बाद हमें उस तरंगाग्र की नई स्थिति पता करनी है तो वो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ये एक पॉइंट रहा जो बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इस परावर्तन और अपवर्तन में काम आएगा। तो अभी आगे चलते हैं, मैं वीडियो को पॉज करके इसको साफ करता हूँ। अब हाइगेंस प्रिंसिपल की बच्चों एक मेन बात और सीख लेते हैं जिसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी रिफ्लेक्शन में। हमें पता है कि बच्चों जो तरंगाग्र होता है वो किरणों के लंबवत होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जैसे ये किरणें जा रही हैं
तो यहाँ जो तरंगाग्र होगा बच्चों लंबवत होगा, तो जैसे समतल तरंगाग्र हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, मान लीजिए किरणें ऐसे जा रही हैं तो यहाँ गोलीय तरंगाग्र होगा, ये लंबवत ही होगा, तरंग संचरण की दिशा कह लें या किरण की दिशा के लंबवत। यानी वेव फ्रंट में तरंगाग्र में और किरण के बीच कितने का एंगल होता है बच्चों, 90 डिग्री का। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट्स की हमें अब ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो अब चलते हैं बच्चों, मैंने अभी बोर्ड पर स्पेस करने के लिए सारा हेडिंग हटा दिया था, वो आपके पास अवेलेबल है स्क्रीनशॉट में। तो अब मैं संक्षेप में हेडिंग डालता हूँ। ये हाइगेंस प्रिंसिपल की मुख्य बातें रहीं जिनकी हमें आज आवश्यकता पड़ेगी। ये रिवीजन हो गया बच्चों थोड़ा सा। अब स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों हम, एक्सप्लेनेशन, किसकी व्याख्या कर रहे हैं, संक्षेप में लिखता हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। ई है बच्चों ये रिफ्लेक्शन। परावर्तन की व्याख्या। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, परावर्तन किसके द्वारा, हेडिंग पढ़ चुका है, ये तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हाइगेंस प्रिंसिपल से, किसकी सहायता से पढ़ रहे हैं, हाइगेंस थ्योरी या प्रिंसिपल। मैं थ्योरी लिख देता हूँ जगह की वजह से। तो देखें बच्चों, चलिए चौक की ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो कॉन्सेप्ट जो इस थ्योरी के मुख्य बिंदु थे, जो दो मुख्य बातें थीं कि तरंगाग्र कैसे पता करें हम, वो हमने अभी सीख लिया है। तो यहाँ पर अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा बच्चों, इसको सीखने जा रहे हैं। तो देखें बच्चों, मान लीजिए क्या करना है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे दर्पण जिससे प्रकाश पार नहीं गुजर सकता। अब मान लो अनंत पर कोई प्रकाश स्रोत है तो वहाँ से किरणें आती हैं बच्चों। तो अनंत से जब किरणें आएंगी, तरंगें आएंगी, तो तरंगाग्र समतल होगा बच्चों। पढ़ चुके हैं कि समांतर किरणें होंगी। अनंत के लिए तरंगाग्र समतल हो जाता है, बिंदु स्रोत के लिए गोली होता है, रेखीय स्रोत के लिए बेलनाकार होता है। तो अनंत से जैसे ये किरणें आई बच्चों, या मैं पहले तरंगाग्र बना देता हूँ। जैसे ये तरंगाग्र आया बच्चों, ये इस पृष्ठ को मैं नाम दे देता हूँ एक्स डैश, परावर्तक पृष्ठ। तो ये तरंगाग्र ए बी यहाँ आपतित हुआ, ए बी। तो ये आपतित तरंगाग्र है बच्चों जो इस पृष्ठ पर गिरा है। तो देखें इसके लंबवत अगर मैं एक रेखा खींच दूं बच्चों, तो ये क्या हो गया, किरण, आपतित किरण हो गई। ठीक है, ध्यान से समझते चलना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो तरंगाग्र ए बी, इसको डार्क कर लें, ये जो तरंगाग्र ए बी था बच्चों, ये जो इस पृष्ठ पर गिरा था, इस पृष्ठ से कितना कोण बनाते हुए गिरा था, आई कोण, ये। तो ये आपतन कोण है बच्चों एक तरीके से। अभी आप कहेंगे सर आपतन कोण तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है, अभी समझ में आ जाएगी बात। एक तरंग, एक किरण यहाँ से लंबवत खींचते हैं 90 अंश का कोण बनाते हुए, दिस वन। थोड़ी सी यहाँ पर तिरछी हो गई बच्चों, सीधी तिरछी का इतना इशू नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। मेरे पास अभी स्केल नहीं है बच्चों, और ऊंचाई पर थोड़ा फिगर बनाने में जो कहना चाहिए विज़न का इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता है। साइड से देख रहे हैं तो हमारा जो दृष्टि है उस बोर्ड पर सही फ्रंट में नहीं पड़ पाती है, इसलिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। चलिए खैर, कम टू द पॉइंट। ये तरंगाग्र ए बी इस पर आपतित हुआ बच्चों। अब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ t = 0, यहाँ से टाइम की कैलकुलेशन शुरू करते हैं बच्चों, यानी यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने घटना को प्रेक्षित करने का। तो देखें यहाँ तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये बिंदु आगे जाता जा रहा है। ठीक है, उस समय जब यहाँ काउंट कर रहे हैं, उस समय इस तरंगाग्र का बिंदु ए इस परावर्तक पृष्ठ के संपर्क में आ चुका था। तो यहाँ से बच्चों द्वितीयक तरंगिकाएँ चलने लगेंगी, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ चलेंगी, वो भी उसी चाल से चलेंगी जिससे प्राथमिक तरंगें चल रही थीं। तो मान लो इस माध्यम में जो चाल है जो तरंग की, वो कितनी है, v।
और मान लो बी से इस पॉइंट को बी डैश तक आने में, मान लीजिए, सॉरी इधर बनाते हैं, बी बिंदु को कहाँ तक, बी डैश तक आने में, यहाँ तक आने में टी समय लगता है बच्चों। तो बी डैश जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो बी डैश कितना आ गया, v इंटू टी। टी समय बाद, टी समय में ये वी दूरी तय करके यहाँ तक आ गया। इतनी ही दूरी बच्चों यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ चलेंगी। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स अभी मैंने बताया था द्वितीयक तरंगिकाएँ, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित माध्यम के कण एक नए सोर्स का काम करने लगेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, नए द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाएंगे। द्वितीयक तरंगिकाएँ यहाँ से चलेंगी जो सब तरफ ऐसे चलेंगी। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था तभी यहाँ से द्वितीयक तरंगिका चल रही थी, तो उतने ही समय में, टी समय में, वो भी इतनी ही दूरी तय कर लेगी। तो इतनी ही दूरी यानी बी डैश के बराबर दूरी लेकर के यहाँ से अगर हम एक चाप लगा दें बच्चों, तो ये यहाँ से चलने वाले द्वितीयक तरंगिका की स्थिति हो गई। यानी यहाँ से चलने वाली वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाएँ, यहाँ से चलने वाला जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस था वो वहाँ तक पहुँच गया। वही बात है बच्चों, ये पूरा गोला है इस तरीके से ऐसे फैल रहा है ना, जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से ऐसे तरीके से फैलता जा रहा है डिस्टरबेंस ऐसे। तो हमने एक छोटा सा आर्क बना दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यहाँ वाला तब तक यहाँ पहुँचा है। अब यहाँ से चलना स्टार्ट होंगी गोलीय तरंगिकाएँ, द्वितीयक तरंगिकाएँ यहाँ से निकलना स्टार्ट होंगी, यानी अभी निकली ही हैं। तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ पहुँच चुका है, अब यहाँ से निकली ही है। यानी हम ये मान सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि तरंगाग्र की नई स्थिति देखनी हो तो जैसे दो तरंगाग्र खींच के उनकी पीठ मिला दीजिए। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया और एक यहीं पर है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ त्रिज्या शून्य है एक तरीके से, तो यहाँ भी एक गोला है बच्चों। तो यहाँ भी एक द्वितीयक तरंगाग्र निकल चुका है, लेकिन अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो उसकी जो सरफेस है वो इसी पॉइंट पर है। तो इसको स्पर्श कराते हुए अगर मैं यहाँ मिला दूँ बच्चों, तो ये कह सकते हैं कि ये यहाँ तक पहुँच चुका है, ये तरंगाग्र। ठीक है ना, ये हमने एक आर्क मारा था, ये डिस्टेंस यहाँ मिला दें तो ये डिस्टेंस, ये ए पॉइंट पहुँच गया ए डैश पर। यहाँ से चलने वाला द्वितीयक तरंगाग्र यहाँ तक पहुँच चुका है बच्चों। तो एक तरीके से देखिए, ये पहुँच गया यहाँ, ये पहुँच गया यहाँ, दैट इज़ ये पहुँच गया यहाँ, यानी ये वाला तरंगाग्र रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुँच चुका है। क्लियर हुई बात बच्चों, फिगर क्लियर आ रहा है। ठीक है, पैमाने से नहीं बनाया है, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊंचा बन गया है, यहाँ ऐसे सिचुएशन होनी चाहिए थी। मैं थोड़ा सही कर दूँ, देखने में सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा ऐसे। ये पॉइंट कहाँ पहुँच चुका है, ए डैश पर और बी डैश पर। ठीक है ना। तो ये आपतित तरंगाग्र, ये क्या हुआ बच्चों, आपतित तरंगाग्र, जो कि उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरा था और ये रिफ्लेक्ट होके ये आ गया परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तन हो गया। बात समझ रहे हैं, यानी ये वाला वेव फ्रंट अब रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँच चुका है। इसको हम अब डार्क कर लेते हैं बच्चों, से फिगर बहुत क्लियर आपको दिखाई दे। तो ये समझ गए ना, तरंगाग्र की दूसरी स्थिति पता करना। अभी हमने बताया था कि एनवलप खींचिए, स्पर्शी पृष्ठ मिला दीजिए। कोई तरंगाग्र जितनी दूरी तक पहुंच गया है उतना बड़ा गोला खींचिए, जैसे यहाँ गोला खींच लिया, उन गोलों की पीठों को मिला दिया तो तरंगाग्र आ गया। यहाँ से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका थी उसका गोला ये है बच्चों, और यहाँ से चलने वाली का यही है अभी, तो दोनों को मिला दिया है मैंने, जैसे यहाँ किया था वैसे ही यहाँ किया है। अब बच्चों इसकी और डिटेल आपको समझनी है तो बोर्ड पर समझाना संभव नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको ले चलेंगे
कॉपी पेन की सहायता से, प्रकार पेंसिल की सहायता से, ज्योमेट्री से इस पूरे फिनोमेना को समझा दूंगा। अभी आप इतना समझ लें कि ये तरंगाग्र यहाँ तक पहुँच गया है। काफ़ी कुछ कोशिश की है बच्चों। ये टॉपिक बच्चों एक लाइन का है वैसे देखा जाए बहुत, लेकिन बच्चों को बड़ा टिपिकल लगता है कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, ये क्या हो गया कि द्वितीयक तरंगिका कि ये कि वो, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन आएगा बच्चों, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, खो जाएंगे आप इसमें, बिल्कुल ये इंटरेस्ट आने लगेगा, कहेंगे कि सर वाह क्या बढ़िया चीज़ बताई है आपने, हम तो बड़ा कंफ्यूज रहते थे, इसमें समझ में ही नहीं आती थी, अब बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आसान लग रहा है। तो इसको मैं और क्लियर करूंगा बाद में, अभी हमारी बात यहीं कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ देखें बच्चों, अगर इस पॉइंट पर ये क्या है बच्चों, आपतित किरण हुई, ये क्या हुई, आपतित किरण, क्योंकि आपतित तरंगाग्र पर जो लंब खींचेंगे, ये आपतित तरंगाग्र है तो इस पर खींचा गया लंब आपतित किरण हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एक लंब खींच दें बच्चों तो ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है बच्चों, ये परावर्तित तरंगाग्र और ये परावर्तित किरण। क्लियर। अब यहाँ देखें, यहाँ पर अगर मैं अभिलंब खींच दूँ एक लंब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो आपने पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई। और हमने यहाँ कह दिया बच्चों के इसको आई कह रहे हैं कि तरंगाग्र जिस कोण पर गिरा था। मत कहिए आप, अपने आप निकलेगा, ये आई ही निकलेगा। मान लो मैं अभी आई नहीं लिख रहा, आप कहेंगे सर आपने आई कैसे लिख दिया इसको भी। तो देखें बच्चों, ये एंगल कितने का हुआ, 90 का, ठीक। या ऐसे समझ लें, इस रेखा पर ये लंब है, इस रेखा पर ये लंब है, तो इन दो रेखाओं के बीच का जो कोण है वही उन दोनों लंब रेखाओं के बीच के कोण के बराबर होता है। ये ज्योमेट्री में एक थ्योरम है। कैसे बच्चों, समझ लें कि जैसे एक रेखा ये, इनके बीच का कोण है थीटा, तो इस रेखा पर एक हमने लंब खींचा ये, और इस रेखा पर लंब खींचा ये, उन दोनों रेखाओं के लंबों के बीच जो कोण होगा वो भी कितना होगा, थीटा। तो देखें, ये दो रेखाएं जिनके बीच का कोण आई है, तो इस पर लंब ये, इस पर लंब ये, और इस पर लंब ये, क्योंकि तरंगाग्र और किरण लंबवत होती हैं, तो ये कोण भी आई हो गया। तो अपने आप आ गया आपतन कोण आई। बात समझ आ रही है। ऐसे नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझ लें कि ये कोण कितना है बच्चों, आई, और ये कोण पूरा कितना है, ये 90। तो ये कितना रह गया, ये कोण रह गया 90 माइनस आई। ये कितना रह गया, 90 माइनस आई रह गया। अब ये 90 माइनस आई रह गया, और ये कितना है पूरा, ये भी 90। तो इसमें से इतना घटा दें तो ये रह जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, 90 माइनस आई, यानी 90 माइनस आई। 90 से 90 कट गया, बराबर आ गया आई। तो ये कोण आई आया। कैसे ही समझ लें, ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ अभिलंब खींच दें बच्चों, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। ठीक इसी तरीके से इस रेखा पर लंब ये, और इस रेखा पर लंब कौन सा हुआ बच्चों, ये तरंगाग्र और किरण लंबवत, और ये पृष्ठ पर खींचा गया लंब इसके लंबवत, तो ये कोण कितना हो गया, आर हो गया। ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें, या ऐसे निकाल लें, ये भी कितना आएगा, आर ही आएगा। अभी के कॉन्सेप्ट से, जैसे ये आर है और ये पूरा 90 है बच्चों, ये इतना, तो ये 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, इसमें से ये घटा दिया 90 में से, तो ये रह गया 90 माइनस आर रह गया। तो एक तरीके से आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतित तरंगाग्र और पृष्ठ के बीच का कोण आपतन कोण होता है। तरंगाग्र से परिभाषा दोगे तो तरंगाग्र और पृष्ठ के बीच का कोण, और आपतित किरण से आपतन कोण की परिभाषा दोगे तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण हुआ। ऐसे यहाँ परावर्तित तरंगाग्र और पृष्ठ के बीच का कोण परावर्तन कोण, या ऐसे कह लें कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। कैसे समझ लें, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ इस तरीके से हमने
हाइगेंस थ्योरी से ये देख लिया कि तरंगाग्र परावर्तित होके कैसे वहाँ पहुँच गया और कैसे किरणें रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना। अब परावर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे। परावर्तन के 2 नियम पढ़े हैं, उनको भी एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। तो अब देखें इस ट्रायंगल को, देखें ट्रायंगल ए बी बी डैश, ये दिख रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज, आप ध्यान से देखना, ए बी बी डैश, या मैं अलग अलग बना दूं छोटे छोटे। जैसे एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है बच्चों, ए बी बी डैश, ये दिखा, ये वाला। एक आपको ट्रायंगल ये दिख रहा है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, या तो यहाँ देख लीजिए एक दिस वन और एक दिस वन, ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखें, वहाँ देखें या यहाँ देखें। देखें अभी हमने बताया था कि ए डैश भी उतनी ही दूरी तय करेगा जितना बी डैश है। जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है उतने ही समय में उसी चाल से ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। तो ए डैश भी तो हमारे पास बच्चों कितना है, v इंटू टी है, दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में बी डैश बराबर ए डैश, बी डैश बराबर ए डैश, ये वाली, यानी ये और ये कैसी हो गई, बराबर, यानी बी डैश बराबर ए डैश, और दोनों कितनी हैं बच्चों, वी टी के बराबर है। एक पॉइंट ये हुआ दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों बराबर हो गई। दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है, देखिए ये भी ए बी डैश, ये भी ए बी डैश, ए बी डैश इस त्रिभुज में भी है और ए बी डैश इस त्रिभुज में भी है, यानी ए बी डैश उभयनिष्ठ, यानी दोनों की बराबर, या ए बी डैश बराबर ए बी डैश, यानी या ये कह सकते हैं कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। देखें ये कोण 90 का होगा क्योंकि किरण और तरंगाग्र के बीच का कोण है, ये परावर्तित किरण और तरंगाग्र के बीच का कोण है, दोनों कोण बराबर हो गए। कोण बी बराबर कोण ए डैश। तो बच्चों इन कंडीशंस के आधार पर ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम, यानी इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, इसकी संगत भुजा इसकी संगत भुजा के बराबर और इसका संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर, यानी दोनों त्रिभुज दैट इज त्रिभुज ए बी बी डैश व त्रिभुज ए डैश बी डैश सर्वांग सम है। और जब सर्वांग सम है बच्चों तो करस्पॉन्डिंग कोण बराबर होंगे। जैसे यहाँ क्या क्या बराबर था बच्चों, बी बी डैश जो था ये वाला जो भुजा थी वो ए डैश के बराबर थी, यानी इसके संगत भुजा ये है और ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है। तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, एक ये वाली डार्क कर लें ये, और एक ये, और सर्वांग सम है तो इनके सामने वाले कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर, यानी इस भुजा के सामने का ये कोण संगत कोण हुआ, इसके भुजा के सामने का कोण ये संगत कोण हुए, यानी ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गए, यानी कोण ए बराबर कितना, कोण बी डैश, और कोण ए है कितना बच्चों, आई, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल बी डैश कितना है, ये है, ये तो है बी डैश, ये आर था और ये आई था, उन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग कर लिया था। तो एंगल आई बराबर एंगल आर आ गया। यही बच्चों परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये रहा बच्चों परावर्तन का पहला नियम, एक्सप्लेन हो चुका है, यहाँ से बात समझ में आ चुकी होगी बच्चों। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा नियम क्या है। देखें बच्चों ये जो अभिलंब खींचा है ये इस ब्लैक बोर्ड के तल में है, आपतित किरण इसी ब्लैक बोर्ड पर बनाई है, परावर्तित किरण इसी ब्लैक बोर्ड के ग्रीन बोर्ड के तल में है, जो अभिलंब है वो भी इस ग्रीन बोर्ड के तल में है। तो तीनों चीज़ें इसी तल में आ रही हैं, केवल ये जो तरंगाग्र है वही तो बोर्ड के लंबवत है बच्चों। ये तरंगाग्र कैसे है, जैसे ये तरंगाग्र समतल तरंगाग्र ये ऐसे है,
लेकिन जो किरण है वो इसके लंबवत, वो इस बोर्ड के तल में ही है। यानी तीनों चीज़, आपतित किरण कौन कौन सी, तो ये पहला नियम सिद्ध हो गया बच्चों। और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं अभिलंब। ये तीनों बच्चों इसी बोर्ड के तल में हैं, यानी एक ही तल में हैं। यही दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोनों नियम एक्सप्लेन हो चुके इस थ्योरी की सहायता से बच्चों। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों ये थ्योरी तो समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि सर हमें ये झोल समझ में नहीं आई, ये क्या क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया सर। तो बच्चों बाकी का सब कुछ समझ में आ गया है। ये तरंगाग्र कैसे परावर्तित होता है, इस थ्योरी को मैं ज्योमेट्री की सहायता से, कॉपी पेंसिल की सहायता से, प्रकार, कॉपी, पेंसिल, इनकी सहायता से मैं आपको ले चलता हूँ। वहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी का यहाँ समझ चुके हैं। फिर इसके बाद चलेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पर, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका विधिवत नोट्स बना लेना। किताब में बेटा बहुत अच्छा नोट्स बना होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ समझ में आना चाहिए था कि आखिर यहाँ होता क्या है। ठीक है, तो अभी स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम समझाएंगे इसकी डिटेल। तो बच्चों अभी जो हमने ग्रीन बोर्ड पर परावर्तन समझाया था, उसको अब हम नोटबुक पर बच्चों ज्योमेट्री की सहायता से इसको क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो जैसे बच्चों ये मैंने एक परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश बना रखा है, जैसे ये दर्पण है, एक्स एक्स डैश रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अनंत से इस पर कोई लाइट की बीम गिरती है बच्चों, प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं, तो आपको पता है समांतर होंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रकाश किरणें बनाता हूँ बच्चों, एक किरण मैंने ये बना दी, ये एक आपतित प्रकाश किरण मैंने ड्रॉ कर दी। एक इसके समांतर आएगी बच्चों, एक आपतित किरण और बनाते हैं जो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें बच्चों कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर किरणें बनाने के लिए मैंने ये, एक मिनट बच्चों, मेरे ख्याल से पैरेलल हो चुकी हैं, समांतर ही हैं। दूसरी समांतर किरण ये ड्रॉ कर दी बच्चों। ठीक है, एक किरण ये और एक किरण ये। तो बच्चों ये रहीं दो पैरेलल रेज जो अनंत से आ रही हैं, इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई हैं। तो बच्चों हम अभी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें तरंगें पता हों, किरणों की दिशा पता हो, तो हम तरंगाग्र भी खींच सकते हैं। तो बच्चों जब किरणें समांतर होती हैं तो तरंगाग्र समतल होता है। तो और आपको ये भी पता है कि तरंगाग्र हमेशा किरणों के लंबवत होता है। तो मैं एक लंबवत पृष्ठ खींचता हूँ यहाँ पर, जो कि बच्चों दोनों किरणों पर 90 का एंगल बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक ये पृष्ठ ड्रॉ कर दिया। तो बच्चों ये वास्तविकता में है क्या कि जैसे देखें किरणें आ रही हैं ये, और ये जो तरंगाग्र है वो ये है, कागज़ के तल के लंबवत है बच्चों, इस तरीके से है। और इन पर परपेंडिकुलर जो लाइन है वो किरण की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो ये बच्चों क्या रहा, आपतित तरंगाग्र रहा, समतल तरंगाग्र। उसका हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। जैसे बच्चों इस स्केल को मैं ऐसे देखूं तो आपको प्लेन दिखाई देता है, और ऐसे देखूं तो आपको एक लाइन दिखाई देती है। तो ये वो लाइन नहीं है, एक ये समतल है। तो ये समतल तरंगाग्र हुआ बच्चों ए बी, इसको मैंने नाम दिया है। इसकी पूरी थ्योरी समझेंगे बच्चों, यहाँ ज्योमेट्री से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि ये कैसे तरंगाग्र आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से देखें बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि एक अनंत से समतल तरंगाग्र ए बी इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुआ, या ये कह सकते हैं कि ये दो किरणें आपतित हुई। दो क्या, बहुत सारी किरणें होंगी बच्चों, किरणें तो बहुत सारी यहाँ पर खींची आएंगी। तो देखें अब क्या होगा बच्चों, आपको पता है
कि जैसे जैसे ये तरंगाग्र बढ़ेगा, मान लो ये तरंगाग्र B बढ़ता बढ़ता पहुंच गया बच्चों कहाँ तक, B डैश तक। इस पॉइंट को मैं B डैश नाम देता हूँ। ये तरंगाग्र का बिंदु B जो है वो B डैश तक पहुंच चुका है। जब बिंदु B यहाँ था बच्चों, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ मान लीजिए t=0 है, तो उस समय यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ चलना प्रारंभ होंगी बच्चों। और आपको पता है कि जो द्वितीयक तरंगिकाएँ हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, वो उसी स्पीड से चलती हैं जिस स्पीड से प्राथमिक तरंगिका चलती है। तो जितने समय में ये बिंदु B डैश तक पहुँचेगा, उतने समय में बिंदु A उतनी ही दूरी तय कर लेगा, क्योंकि यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं की स्पीड भी उतनी ही होगी जितनी कि यहाँ से चलने वाली तरंगिकाओं की स्पीड है। दोनों की स्पीड बराबर है। तो पॉइंट B से B डैश तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर हुई बच्चों, वो B डैश है। जितने टाइम में B डैश तक पहुंचा है, उतने ही टाइम में बिंदु A इतनी ही दूरी तय कर लेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखें, इतनी ही दूरी तय करेगा, कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ज्योमेट्री समझना बच्चों, थोड़ा इधर से लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाथ को इधर सहारा लेता हूँ। B से B डैश तक मैंने ये डिस्टेंस इसमें कंपास में ले ली बच्चों। B से लेकर कहाँ तक की, B डैश तक की डिस्टेंस में इसमें ले चुका हूँ बच्चों। दिख रही है आपको फिगर में? देखिए मैं इसको सही से दिखाता हूँ। B से लेके B डैश तक की डिस्टेंस यहाँ कवर कर ली। यानी पॉइंट B जितने समय में B से B डैश तक पहुँचा है, A से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ बच्चों आगे बढ़ गई होंगी, आगे पहुँच गई होंगी। कहाँ पहुँच गई होंगी? मैं एक आर्क लगाता हूँ बच्चों यहाँ पर, ये ऐसे फैलती हुई यहाँ। अब ये यहाँ कैसे पहुँची हैं बच्चों? जैसे हमने बोर्ड पर भी बता दिया था कि एक आर्क लगा लीजिए, एक आर्क लगाने कही थी, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ है बच्चों, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ इस तरीके से चली हैं। कुछ देखते चलिए, यहाँ थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है। देखें, यहाँ से आपको पता है कि बिंदु स्रोत से ऐसे 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 वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए ये दिस आगे बढ़ता जा रहा है। वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है ये हमने आपको पढ़ा दिया है बच्चों। ये बढ़ता जा रहा है, देखते चलिए, ऐसे 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 करता हुआ बच्चों क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे। समझते चलें बात को, ऐसे बढ़ता जा रहा है, यूं हल्के से ही बना रहा हूँ मैं। सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ती जा रही हैं बच्चों, बढ़ती जा रही हैं। देखते चलिए बढ़ती जा रही हैं। और ये बढ़ते बढ़ते जब तक ये पॉइंट B डैश तक पहुंचा है, तब तक A कहाँ तक पहुंच चुका है बच्चों? ये द्वितीयक तरंगिका जो है उसकी पोजीशन ये है, लास्ट वाली। तो इस लास्ट वाली की पोजीशन में डार्क कर देता हूँ बच्चों। तो बच्चों ये द्वितीयक तरंगिकाएँ, डिस्टरबेंस, प्रक्षोभ आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ, आपको पता है तरंगाग्र आगे कैसे बढ़ता है। तो B से B डैश तक पहुँचा, तब तक A का जो डिस्टरबेंस था बच्चों यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इसके थोड़े से पोर्शन को, जैसा कि हमने बोर्ड पर बताया था कि एक आर्क लगा देते हैं, तो मैं यहाँ पर एक आर्क, इसको डार्क कर देता हूँ बच्चों, थोड़े से हिस्से को, ये आर्क। अब ये वास्तविकता में था क्या बच्चों? ये वो पूरा डिस्टरबेंस था। हमने उसकी पोजीशन कि ये तरंगाग्र अब कहाँ पहुँच चुका है, उसकी पोजीशन पता करने के लिए एक हल्का सा आर्क लगा लेते थे, लेकिन वास्तविक स्थिति मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों? B बिंदु पहुंच चुका है B डैश तक और A की पोजीशन यहाँ पर है बच्चों। ऐसे ही और भी बिंदु चलेंगे बच्चों। तो B यहाँ पर, अब यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ चलना प्रारंभ होंगी और A का डिस्टरबेंस पहुँच चुका है इस पोर्शन में, इस भाग में। तो अगर हम इनको मिलाते हुए बच्चों एक स्पर्शी पृष्ठ खींच दें, जैसे B से लेकर कहाँ तक, इस के पृष्ठ तक टच करता हुआ, इस पृष्ठ, इस ये जो क्या है बच्चों, ये जो चाप है, इसकी पीठ को इससे स्पर्श करना है यहाँ से। तो आप स्पर्श रेखा खींचना जानते हैं बच्चों, यहाँ स्पर्श कर गया देखिए, तो मैंने यहाँ तक खींच दिया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये वाला पॉइंट की जो पोजीशन है A, वो यहाँ आ चुका है A डैश पर, यहाँ, और B यहाँ पर। तो एक तरीके से बच्चों जो AB तरंगाग्र था, आपतित तरंगाग्र, वो परावर्तित होकर कहाँ पहुँच गया? A डैश B डैश पर।
ये हो गया परावर्तित तरंगाग्र। बात क्लियर हो गई, जो बात मैंने ग्रीन बोर्ड पर बताई थी। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है बच्चों। मैं ये कहना चाह रहा था कि जितनी डिस्टेंस बी से बी डैश तक की थी उतनी डिस्टेंस ए से ए डैश तक की हो गई बच्चों, ठीक है ना। ए से ए डैश तक की, ए से ए डैश तक की डिस्टेंस उतनी हुई, क्योंकि समय उतना ही लगा, चाल उतनी ही है। जिस चाल से यहाँ से तरंगिकाएँ चल रही हैं उसी चाल से यहाँ से भी तरंगिकाएँ चल रही हैं, तो समान समय में समान दूरी तय करेंगी। लेकिन बच्चों है क्या कि जैसे जैसे ये तरंगाग्र ए बी है ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ इस परावर्तक पृष्ठ से जैसे जैसे ये टच करता जाएगा वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ चलती चली जाएंगी। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए अभी हमने केवल 2 पोजीशंस को देख करके तरंगाग्र की स्थिति बताई है, लेकिन और क्लियर कर लेते हैं बात। जैसे बच्चों यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ से भी द्वितीयक तरंगिकाएँ चल रही होंगी, यहाँ ये वेव फ्रंट जैसे आगे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया, टच करता हुआ जैसे यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। तो इसको भी तो उतने ही टाइम में देखना है जितने टाइम में बी बी डैश तक पहुँचा है, उतने ही टाइम में ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन के बाद, क्योंकि इसमें अब दोनों काम होंगे, इतनी दूरी भी चलेगा और यहाँ से अब इसके पास समय बच चुका है। क्योंकि अभी देखें जब तक ये बिंदु यहाँ पहुँचा होगा तब तक ये बिंदु इसी की सीध में यहाँ कहीं पहुँचा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर। तो अभी तो ये टाइम बाकी है, ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब ये यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ चलना स्टार्ट हो गई होंगी बच्चों। तो अब यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ देखिए कैसे चलती हैं। तो बच्चों ये वाला बिंदु यहाँ आ चुका है, यहाँ से अब सेकेंडरी वेवलेट्स चलना प्रारंभ हो गई हैं, द्वितीयक तरंगिकाएँ वो भी ऐसे चलेंगी बच्चों। देखिए मैं समझाता हूँ, ऐसे ऐसे बढ़ती चली आएंगी आगे, ऐसे करके ध्यान से समझते चलिए, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी बच्चों ऐसे, और यहाँ पहुँचेंगी, ये इतनी डिस्टेंस तक पहुँच जाएंगी, यानी यहाँ तक। इसीलिए तो अभी और पहुँचेंगे, ये तो रे है, ऐसे बढ़ती जा रही हैं बच्चों, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। हमें पूरी नहीं बना रहा, ऐसे करके ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये कहाँ तक पहुँच चुकी होंगी तब तक बच्चों ये समझना है ध्यान से। देखें बी पहुंच चुका है बी डैश तक, ए पहुंच चुका है ए डैश तक, ये कहाँ पहुंचा होगा, क्योंकि इसको भी उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है बच्चों। तो इतनी डिस्टेंस तो ये यहाँ तक कवर हो गई, क्लियर, बिना मतलब परावर्तन से पहले इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका। इतनी डिस्टेंस कम कर दो तो इतनी बची बच्चों, इतनी डिस्टेंस इसको और चलनी है यहाँ से। तो इतनी डिस्टेंस जब और चलाओगे तो देखो ये यहीं आ जाएगा, वो पृष्ठ देखें बिल्कुल वहीं पहुँच गया, उसी तक स्पर्श हो गया। तो हम उन्हीं तरंगाग्रों को, पृष्ठों को खींचकर ही तो बच्चों तरंगाग्र की स्थिति पता करते हैं। तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो इन सभी मैंने बताया था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में कि जो तरंगाग्र को स्पर्श द्वितीयक तरंगिकाएँ, अब ये द्वितीयक तरंगिका है, यहाँ वाली यहाँ से यहाँ तक चली और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गई द्वितीयक तरंगिका, यहाँ वाली यहाँ तक पहुँच गई, ऐसी और भी होंगी वो यहीं तक पहुँचेंगी, यानी इसी पृष्ठ तक पहुँचेंगी, क्योंकि उनको डिस्टेंस उतनी ही कवर करनी है बच्चों। तो कहने का अर्थ ये है कि उन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श करता हुआ अगर हम पृष्ठ खींचते हैं तो वो नया तरंगाग्र बन जाता है, यानी ये तरंगाग्र अब यहाँ आ चुका है। तो इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ जहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो बच्चों हम क्या बता रहे थे कि इतनी डिस्टेंस ये कवर हो गई, क्लियर, और चलनी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। अब इतनी डिस्टेंस हमने यहाँ से ले ली, यानी इतनी डिस्टेंस और चलनी है यहाँ से द्वितीयक तरंगिका को जो यहाँ से चल रही है। तो देखें वो उसी पृष्ठ तक पहुँच रही है, यहीं तक आएगी। तो ये हमें ऐसे आर्क लगा दिया, एक आर्क ये हो गया बच्चों। अब ये वास्तव में है क्या बच्चों, ये द्वितीयक तरंगिका ही है, उन्हीं द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठों को तो स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ वाला होगा, ऐसे ये वाला कण आगे बढ़ रहा होगा, ये भी उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा बी बी डैश, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है बच्चों। मान लो ये वाला कण इस टकराने से पहले इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो इसको भी उतनी ही टाइम में, उतने ही समय में, जब तक बी डैश तक पहुंचा है इतनी ही डिस्टेंस इसको कवर करनी है बच्चों, इतनी डिस्टेंस। लेकिन इतनी कर चुका, तो इतनी तो परावर्तन से पहले कर चुका, टकराने से पहले, तो इतनी कम कर दें, यानी यहाँ तक इतनी।
तो इतनी कम करेंगे बच्चों, तो यानी ये डिस्टेंस इतनी और चलनी है, यानी यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका यहाँ पहुँच चुकी होगी। तो देखें यहाँ भी स्पर्शी पृष्ठ खिंच रहा है बच्चों, बिल्कुल देखिए यहाँ स्पर्शी पृष्ठ खिंच रहा है, ये स्पर्शी पृष्ठ, ये यहाँ का तरंगाग्र हो गया, ये वाला, समझ रहे हैं। तो यहाँ से चलने वाली तरंगिका यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से चलने वाली तरंगिका यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से चलने वाली तरंगिका यहाँ तक पहुँच गई, क्लियर, यहाँ तक पहुँच गई ये। और इसको मिलाते हुए अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, ये तो ये जो रेखा है बच्चों इस तरंगाग्र के लंबवत हो गई, ये 90 का एंगल हो गया, क्योंकि ये हमने एक चाप मारा था बच्चों, ये आर्क था और गोलीय पृष्ठ है, और पृष्ठ यानी परिधि है, उसकी परिधि को केंद्र से मिलाते हैं, यहीं तो केंद्र प्रकार की नोक यहीं रखी थी, तो ये लंब रेखा हो गई। तो तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा होती है वो किरण होती है। तो बच्चों ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण, क्योंकि ये तरंगाग्र कौन सा था? परावर्तित तरंगाग्र था, ए डैश बी डैश। ये दिख रहा है आपको परावर्तित तरंगाग्र। ऐसे यहाँ पर लंब खींच दें बच्चों, तो ये किरण हो गई परावर्तित किरण, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है। तरंगाग्र के लंब खींची गई रेखा क्या होती है? किरण होती है। तो ये परावर्तित किरण एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये किरणें आई परावर्तित होकर ये गई, या ये कह सकते हैं कि ये तरंगाग्र आपतित हुआ और परावर्तित होकर ये गया। तो किस तरीके से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ती हैं और उनके स्पर्शी पृष्ठों को खींचने पर बच्चों हमें परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति पता चल जाती है। इसको डार्क कर दूं बच्चों, ये जो तरंगाग्र है जो कि हमने इनके पृष्ठों को खींच के बनाया है, ये परावर्तित तरंगाग्र होगा। दिख रहा है आपको? क्लियरली दिख रहा होगा। और डार्क कर दें, और डार्क कर देते हैं, इससे और अच्छा दिखे आपको। ये दिख रहा होगा, ये आपतित था बच्चों, ये वाला। देखिए मैंने बहुत कोशिश की है बच्चों के आपको बिल्कुल जो उसकी वास्तविकता है, उसकी रियलिटी से रूबरू हो सकें, बिल्कुल उसका एहसास कर सकें कि कैसे। भाई हमने बोर्ड पर पढ़ाया, फिगर बहुत आसान था, टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन उसको क्लियरली समझना, उसका कॉन्सेप्ट सीखना थोड़ा सा टिपिकल है। अब आपको लग रहा होगा कि वास्तव में हुआ क्या था और ये तरंगाग्र यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गया था। तो बच्चों उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। यानी ये जैसे जैसे कण आगे बढ़ते जाएंगे, तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से चलेंगी और जहाँ जहाँ पहुँचेंगी, तो कहने का अर्थ क्या हुआ? बी पहुँच गया बी डैश तक, ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका, यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका ये पहुँच गई, यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका बच्चों ये पहुँच गई। इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठों को मिला करके अगर एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो यानी इसके सारे पॉइंट यहाँ पहुँच चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपतित तरंगाग्र हुआ इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड परावर्तित तरंगाग्र, ये कौन सा हुआ बच्चों? अब लिखने की जरूरत नहीं है, वो बोर्ड पर हमने सब लिख दिया है। ये कौन सा है? परावर्तित तरंगाग्र है। तो बच्चों अब फिर चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर। तो बच्चों उम्मीद है कि अब आप रिफ्लेक्शन परावर्तन का जो अभी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ दिया था, वो अब नोटबुक की सहायता से आपकी समझ में बिल्कुल क्लियरली आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं प्रकाश के दूसरे फिनोमेना पर, प्रकाश की दूसरी घटना पर, यानी अपवर्तन की व्याख्या करते हैं हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा। तो शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, ठीक है ना। यानी क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। संक्षेप में ही लिखते हैं बच्चों, किसकी सहायता से पढ़ रहे हैं ये भी पता है आपको, हाइगेंस के सिद्धांत से, यूजिंग हाइगेंस थ्योरी, या किसकी सहायता से पढ़ रहे हैं? हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। संक्षेप में ही लिखते हैं। सीधी बात, अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं हम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है बच्चों, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो अभी आपने परावर्तन देखा, अब अपवर्तन देखेंगे। तो देखें बच्चों, मान लीजिए ये एक सरफेस है, एक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। यहाँ का माध्यम अलग है, जैसे एयर है, यहाँ मान लो वाटर है या गिलास है,
कोई दूसरा माध्यम है सघन, विरल कह लें, और यहाँ है सघन माध्यम। बच्चों आपको पता है कि प्रकाश तरंगें भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल से चलती हैं। मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल मान लो v1 है, तो इसमें हमने v2 मान ली। विरल में ज़्यादा होती है, सघन में कम होती है, यानी जो स्पीड है v1 पहले माध्यम में वो ज़्यादा होगी दूसरे सघन माध्यम की तुलना में। यानी यहाँ लाइट स्लोली चलेगी, यहाँ फास्ट चलेगी। समझ गए ना बात? विरल माध्यम में चाल ज़्यादा होती है प्रकाश की, जबकि न्यूटन सर उल्टा कह रहे थे। न्यूटन की बात पर मत जाइए, अब हाइगेंस थ्योरी पर चल रहे हैं हम। तो बच्चों वही काम फिर करेंगे। क्या होगा इस पृष्ठ पर जब आपतन होगा? मान लीजिए हमारा प्रकाश स्रोत अनंत पर है, वहाँ से आने वाली जो किरणें हैं वो पैरेलल आएंगी बच्चों। जैसे एक किरण ये आई और एक किरण मान लीजिए ये आई, पैरेलल नहीं हुई बच्चों, तिरछी हो गई। तिरछी हो गई, ज़्यादा नहीं हुई है बच्चों वैसे। चलो फिर भी क्यों शक पैदा करें दिमाग में। ठीक है, ये आपतित हुई, अनंत से आ रही हैं, तो तरंगाग्र कैसा होगा बच्चों? कैसा तरंगाग्र होगा? समतल, समांतर किरणें हैं, तो यहाँ पर लंबवत तरंगाग्र खींच लिया। ये तरंगाग्र ए बी आपतित हुआ इस पृष्ठ पर, ये तरंगाग्र है, इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक, ये आपतित किरण हुई, इस पर अभिलंब खींचा तो ये आपतन कोण आई हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा? ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, B से B' तक पहुंचा मान लीजिए t समय में। तो B से B' तक पहुंचने में यहाँ से इसको कितना समय लगा है? t समय। तो t समय में इसने ये दूरी कितनी कवर की है? तो B पहले माध्यम में चली गई दूरी है बच्चों, चाल गुणा समय। चाल इस माध्यम में v1 है और समय लगा है t, तो v1 इंटू टी, एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। समझते चले बात को? ये यहाँ तक आ गया। यहाँ से टाइम स्टार्ट कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0, यहीं से काउंट करना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही ये यहाँ पर आया है, जैसे ही तरंगाग्र ए बी का ये पॉइंट यहाँ आया है, वो वहाँ है, यहाँ कह लें यहाँ t इक्वल्स टू 0 में बात एक ही है। यहाँ से स्टार्टिंग की है हमने टाइमिंग की, तो ये B से B' तक पहुँचा है, लेकिन तब तक यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ चली होंगी बच्चों, दूसरे माध्यम में चली होंगी द्वितीयक तरंगिकाएँ, क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो गया। द्वितीयक स्रोत किसका? विक्षोभ का। यहाँ से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, यूं यूं यूं, मतलब गोलीय तरंगाग्र ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो t समय में ये यहाँ तक पहुँचा है, तब तक t समय में यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ बच्चों कम दूरी चल पाएंगी, क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश तरंगों की चाल कम है, समय उतना ही ले रहे हैं, उतने ही समय में देख रहे हैं, चाल कम हो गई तो दूरी कम हो जाएगी। तो इससे कम दूरी तय कर पाएगा, तो मान लीजिए यहाँ तक, इतनी ही दूरी तक आ पाया, यहाँ से जो तरंगाग्र आया, तो वो दूरी कितनी होगी? ए बिंदु जब A' तक पहुँचेगा तब तक कितनी दूरी कवर कर चुका होगा? v2t। तो v2t दूरी प्रकार में भर के यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे बच्चों? एक चाप मार देंगे। एक्चुअली ये चाप क्या बता रहा है? यहाँ से पहुँचने वाले द्वितीयक तरंगाग्र की स्थिति। ये यहाँ तक पहुँच चुका है, तब तक ये यहाँ तक आ चुका है, अब यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है। यानी एक पृष्ठ हमारे पास यहाँ है और एक पृष्ठ ये है, इनको मिलाते हुए अगर हम एक स्पर्शी पृष्ठ खींच दें तो ये बच्चों अपवर्तित तरंगाग्र हो गया, यानी अपवर्तन के बाद ये यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है ना? क्लियर? और इस पर लंब खींचूं तो ऐसे आएगा बच्चों ये, और ये इधर को ही आएगा। ज्योमेट्री से मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये अवलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस शॉर्ट हो गई इसकी वजह से, तो अवलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये अपवर्तित किरण हुई बच्चों। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बना, ये क्या हो गया बच्चों? R, अपवर्तन कोण। या ये कह लें पृष्ठ और तरंगाग्र के बीच जो कोण बना वो R। वैसे भी इस रेखा पर ये लंब और इस रेखा पर ये लंब, तो ये कोण भी R हो गया, चूंकि ये R है। अपने आप निकाल लो या कह लो कि ये भी अपवर्तन कोण होगा।
ये तो आप अभी मैंने प्रमेय बताई थी कि दो रेखाओं के बीच वही जो कोण है वही उनकी लंब रेखाओं के, जैसे इस पर लंब गिराया, इस पर लंब गिराया, ये कोण भी थीटा। तो ध्यान से समझें, ये आर जो कोण है वो इन दो रेखाओं के बीच है, तो इन दोनों पर लंब खींचो, इस पर लंब खींचा ये, इस पर लंब खींचा ये, तो इन दोनों के बीच वही कोण आर बन गया। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये कोण आई, इस पर लंब ये, इस पर लंब ये, तो ये कोण आई, यानी आपतित तरंगाग्र और पृष्ठ के बीच का जो कोण है वो भी आपतन कोण के बराबर है। तो कैसे भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं लंब खींच दूँ बच्चों तो ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अविलंब है, ये आपतित तरंगाग्र, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये अपवर्तित तरंगाग्र। बात समझ गए ना बच्चों। टी समय में इसने b1t दूरी तय की तो ये यहाँ आ गया, यहाँ से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिका ने b2t दूरी तय की और a से a' तक पहुँच गया। ये दूरी कम थी क्योंकि यहाँ चाल कम हो चुकी है, तो उतनी त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे तो वो तरंगाग्र की नई स्थिति होगी। एक तरंगाग्र यहाँ हो गया और एक तरंगाग्र यहीं है अभी, यहीं, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि कम से कम दो गोले खींचो तभी तो पृष्ठ बना पाओगे, तो एक गोला यहीं है बच्चों, अभी स्टार्ट ही हुआ है, यानी अभी तरंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, ऐसे करके तरंगाग्र निकलने शुरू हुए हैं, यानी यहीं पर है, यहीं पर। तो ये सिचुएशन बनी बच्चों, यहाँ भी अवलंब खींच लें तो यहाँ भी वही कंडीशन आएगी, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। तो चलिए खैर, इसको भी मैं थोड़ी देर बाद बच्चों या अभी समझा दूं कि ये यहाँ कैसे आया, या तो अभी समझ लें या वीडियो के लास्ट में समझ लेना। ऐसा करें कि इस देखिए अब आगे कुछ नहीं है, जो कुछ गोलमाल है भाई सब इसी में है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं फिर डेरिवेशन में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, दो लाइनें रह जाती हैं सिद्ध करने को, लेकिन मुख्य बात यही है कि ये तरंगाग्र अपवर्तित होकर वहाँ कैसे पहुँचा और परावर्तन में परावर्तित होकर वहाँ कैसे पहुँचा, वही सीखना ही मेन चीज़ है इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हाइगेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों चलते हैं कॉपी पेन लेकर के और ज्योमेट्री की सहायता से इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि ये किरण सीधी जाने के बजाय ऐसे सघन माध्यम में गई तो अवलंब की ओर मुड़ गई। इन सब सवालों के जवाब बच्चों कॉपी पे मिलेंगे, मैंने ज़बरदस्ती नहीं मोड़ा है। आपको पता है कि बिरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर मुड़ जाती है, मैंने नहीं मोड़ी है बच्चों, अभी ज्योमेट्री से दिखाऊंगा अपने आप मुड़ेगी। और अगर मैं ऊपर सघन बनाता नीचे बिरल बनाता तो दूर हट जाती, क्योंकि यहाँ की दूरी बढ़ जाती बच्चों, क्योंकि दूसरे माध्यम में फिर ज़्यादा तेज़ी से चलता तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिका, तो वो किरण दूर हट जाती। तो शक वाली कोई बात पैदा मत करिए। इसके आगे का जो डेरिवेशन है एक तरीके से, जो हमें रिफ्रैक्शन तो समझ गए, अपवर्तन समझ गए कैसे हुआ, तरंगाग्र यहाँ आ गया। अब उसके नियमों को सिद्ध करना है, अपवर्तन के नियमों को। तो उसको सिद्ध करने से पहले ये कॉन्सेप्ट कॉपी पेन की सहायता से सीखिए। चलिए चलते हैं। तो बच्चों अब अपवर्तन को इस नोटबुक पर ज्योमेट्री की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये हमने बनाया एक पृष्ठ जो दो माध्यमों को सेपरेट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं ऊपर का माध्यम 1 है, ठीक है बच्चों, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। मान लीजिए ये विरल माध्यम है, कैसा है बच्चों, ये विरल से लिखता हूँ। माध्यम 1 है बच्चों विरल और ये है सघन, आप जानते हैं डेंसर एंड रेयरर। अच्छा बच्चों, यहाँ नीचे का पोर्शन आ नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं,
यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये माध्यम है बच्चों सघन, सघन माध्यम है। ठीक है, अब देखें, ये ऐसा पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। और बच्चों आपको पता है कि जब माध्यम अलग होते हैं तो प्रकाश तरंग की चाल अलग अलग हो जाती हैं। मान लीजिए इस माध्यम में चाल है v1 और इस माध्यम में चाल है v2, इस माध्यम में चाल v1 और इसमें v2। तो बच्चों सघन माध्यम में चाल कम होगी तो विरल में ज़्यादा होगी, यानी v1 इज़ ग्रेटर देन v2 है। क्लियर, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर उस ज्योमेट्री की सहायता से ये देखना चाह रहे हैं कि जो तरंगाग्र है वो कैसे अपवर्तित होता है बच्चों। तो मान लीजिए प्रकाश स्रोत हमारा अनंत पर है, वहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, समांतर किरणें आ रही हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए कि एक किरण मैं यहाँ से ला रहा हूँ, जैसे एक ये किरण, और इसी के समांतर एक किरण और लेनी होगी मुझको बच्चों। जैसे एक किरण मैंने ले ली, दिस वन, दिस। ठीक है बच्चों, यहाँ से चलिए यहाँ तक आ रहा है, ये दो किरणें हैं। अब बच्चों अगर हमें ये पता है कि ये अनंत से आ रही हैं, समांतर किरणें हैं। क्लियर, कैसी हैं, समांतर किरणें हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे और लेते हैं बच्चों, सेकंड मीडियम तो दिख ही रहा होगा। तो अब तरंगाग्र खींचना है बच्चों। तो तरंगाग्र क्या होता है, इन लंबवत होगा यहाँ पर। ओहो, ये एरो यहाँ आ गया बच्चों, चलिए आ जाने दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जब तरंगें समांतर होती हैं तो तरंगाग्र कैसा होता है बच्चों, समतल। तो ये एरो पर ही आ गया बच्चों, ये पॉइंट 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना। तो मैं, चलिए रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया तरंगाग्र। इसको मैं डार्क कर देता हूँ बच्चों, जिससे स्थिति आपको क्लियर होगी। ठीक है ना, डार्क कर लेता हूँ, फिगर आपको क्लियर दिखेगा तो समझने में आसानी होगी बच्चों। क्या हुआ बच्चों, अब तो समझ गए। दिस इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट, आपतित तरंगाग्र, और ये आपतित किरणें हुई। चलिए एरो का काम भी खत्म। इसका नाम दे देते हैं बच्चों ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ केवल मैं ज्योमेट्री समझा रहा हूँ बच्चों, बाकी की चीज़ सब ग्रीन बोर्ड पे समझनी है कि ये होता क्या है वास्तव में, किस तरीके से अपवर्तन होता है। तो देखें बच्चों, बिंदु बी तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर चुका है। जैसे ये दूसरा मीडियम है बच्चों, तो मैं इसको अलग तरीके से दिखा देता हूँ। ये कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, इस तरीके से। ये दूसरा मीडियम है, ठीक है, इसी तरीके से तो दिखा देते हैं। ये मान लीजिए एयर है, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं वाटर मान लूँ, और इसको एयर मान लूँ, तो ये विरल और ये सघन हो गया। तो चलिए अब आगे क्या होगा। यहाँ से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है और ये पहुँचा बी डैश तक। कहाँ तक पहुँचा बच्चों, बी डैश तक। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी समय लगा बच्चों, तो बी बी डैश डिस्टेंस कितनी हो गई ये बताइए। वी इंटू टी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। नहीं दिख रहा बच्चों ऊपर का पोर्शन, मैं यहाँ खिसका लेता हूँ तो फिर कर देंगे। ठीक है, इतनी डिस्टेंस कवर हो गई बच्चों, इतनी डिस्टेंस कवर हुई। यहाँ पर विरल माध्यम में चाल ज़्यादा है तो ज़्यादा दूरी तय होगी। ये किसकी तुलना में, वो भी बताएंगे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। यहाँ t इक्वल्स टू 0 मान के चल रहे हैं, यानी हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। t इक्वल्स टू 0, टाइम का मेजरमेंट हमने यहाँ से शुरू किया। अब देखें, जब B बिंदु यहाँ पर है तब तरंगाग्र इस पृष्ठ से टकरा चुका है, इसके संपर्क में आ चुका है। इस बिंदु A से, ये जो पॉइंट है बच्चों A, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में चलेंगी प्रवेश करती हुई। लेकिन बच्चों दूसरा माध्यम सघन है, तो दूसरे माध्यम में जो द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, इन प्राथमिक तरंगिकाओं की तुलना में उनकी स्पीड कम होगी, क्योंकि सघन माध्यम है। ठीक है ना,
अब मैं इसको ऊपर करता हूँ बच्चों। कैसा है? सघन माध्यम है। तो जब सघन माध्यम है बच्चों, तो यहाँ स्पीड कम होने से उतने ही टी समय में, जितने समय में बी डैश तक पहुँचा है, कम डिस्टेंस कवर होगी। तो हम एक काम करते हैं, जैसे कि इस डिस्टेंस से यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएँ चलेंगी बच्चों, यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएँ चलेंगी, कहाँ से बच्चों? बी से, ए से। तो बी से बी डैश तक की जो डिस्टेंस है वो टी टाइम में कवर हुई है बच्चों, ये ध्यान रखना। इधर से देखो, बी से बी डैश तक की जो डिस्टेंस है वो टी टाइम में कवर हुई है। उतने ही समय में यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ इस दूरी की तुलना में कम दूरी तय करेंगी, क्योंकि स्पीड इस माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाओं की कम हो गई। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इस दूरी को कम कर लेता हूँ। देखें, ध्यान से देखना, इस डिस्टेंस को मैंने कम करके इतना कर लिया। ठीक, क्लियर? यानी जितने समय में बिंदु बी डैश तक पहुंचा है, यहाँ से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका है, ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका, यहाँ एक आर्क मारेंगे बच्चों। अभी बोर्ड पे मैंने समझाया था कि यहाँ एक चाप मारेंगे, लेकिन है क्या वो वास्तव में? सेकेंडरी वेवलेट्स वहाँ ऐसे पहुँच चुका है, यही तो है। वहाँ पूरा नहीं बनाते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ मैं सही बता रहा हूँ। ये पहुँचा कैसे है बच्चों? जैसे यहाँ से चल रही थी, ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहा था, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ चल रही थी, ऐसे चलती जा रही थी बच्चों। इस तरीके से देखें, ऐसे चलती जा रही थी। वेव फ्रंट आगे बढ़ता जा रहा था, दिस, और आगे बढ़ा था, ऐसे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और कहाँ तक पहुँच गया? इस पोजीशन में। कितने टाइम में? टी टाइम में। कितने समय में बच्चों? टी समय में। टी समय में ये पहुंचा है यहाँ, और यहाँ से चलने वाली, बिंदु ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ, बिंदु ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ यहाँ तक पहुँची हैं। ठीक, कब? जब बी डैश तक पहुँच चुका है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींच देते हैं। यही तो किया था, ये बी से इसको टच करता हुआ, आप टच करना जानते हैं, स्पर्श रेखा खींचना जानते हैं, यहाँ टच करेगी बच्चों। ये इसको डार्क कर दें, ये पॉइंट आया, दिस। तो एक तरीके से ये परावर्तित तरंगाग्र आ गया बच्चों। अभी पूरी तस्वीर क्लियर नहीं हुई है, उसको भी अभी बताएंगे। यानी यहाँ टच कर चुका है बच्चों, दिख रहा है आपको स्पष्ट? ये तरंगाग्र की नई पोजीशन आ गई, जो कि अपवर्तित तरंगाग्र हुआ, दूसरे माध्यम में चला गया। अब यहाँ देखें बच्चों गौर से, अब हुआ क्या? देखें, जो बात मैं बताना चाह रहा था कि और भी पॉइंट्स आए होंगे, जैसे यहाँ का जब यहाँ टकराया होगा तब वो यहाँ तक आ पाई होगी, ठीक है ना? जैसे यहाँ और पॉइंट्स ले लें, जैसे यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी द्वितीय, यहाँ भी विक्षोभ उत्पन्न होंगे, यहाँ से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो उस समय हुआ क्या होगा कि यहाँ से चलने वाला, यहाँ ये जो तरंगाग्र है जब यहाँ टकराया होगा तब देर हो चुकी होगी, टाइम काफ़ी लैप्स हो चुका होगा, इसके लिए कम समय मिलेगा दूसरे माध्यम में चलने के लिए, तो कम दूरी तय करेगा। तो वो इतनी डिस्टेंस तय कर पाया होगा बच्चों के, यहीं तक आ पाया होगा, ये यहाँ तक, यहाँ तक। कहाँ से? यहाँ से चलने वाला द्वितीयक तरंगाग्र। ऐसे यहाँ से चलने वाला द्वितीयक तरंगाग्र बच्चों, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आगे बढ़ रहा है वेव फ्रंट, ये जैसे यहाँ आ गया, ठीक है, तब तक इतनी डिस्टेंस, इतना टाइम यहाँ लैप्स हो गया, कम समय बचा, तो ये काफ़ी डिस्टेंस, इसने तो इतनी डिस्टेंस कवर कर ली बच्चों। अब ये कम डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि ये पहले माध्यम में भी चल चुका है, तो इसने डिस्टेंस ये इतनी कवर की। क्लियर? ऐसे ही ये आगे बढ़ा और यहाँ का यहाँ आ गया, ये इसने इस माध्यम में ज़्यादा समय दिया, काफ़ी डिस्टेंस चला। तो अब ये यहाँ से चलने वाले द्वितीयक तरंगाग्र बच्चों कहाँ तक पहुँच चुके होंगे, जो कि स्पर्श ही कर रहे होंगे बच्चों इसको, ये क्लियर? ऐसे यहाँ का एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट में जैसे यहाँ ले लूँ, तो यहाँ वाला, यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स, जो द्वितीयक तरंगिकाएँ चली होंगी बच्चों, वो इतनी डिस्टेंस कवर कर पाई होंगी। अब इससे कम डिस्टेंस है नहीं बच्चों मेरे पास, ये न्यूनतम दूरी आ गई प्रकार की ये। तो देखें, इन यहाँ से चलने वाली सभी द्वितीयक तरंगिकाओं के हमने पृष्ठों को मिला दिया बच्चों। तो ए बिंदु कहाँ पहुँच गया? ए डैश पर।
ए डैश पर पहुंच गया। तो इसको अगर मैं मिलाऊं बच्चों तो देखें एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आएगी। इस पॉइंट को मैं यहाँ मिलाता हूँ और इसको आगे बढ़ा दूँ। ये 90 का एंगल होगा बच्चों, ये एंगल 90 का होगा। तो ये किरण हो गई अपवर्तित किरण। कौन सी हो गई? ये अपवर्तित किरण हो गई बच्चों। क्लियर? और ये क्या हुआ? अपवर्तित तरंगाग्र हुआ। तो यहाँ आप एक बात नोट करें कि जैसे ही सघन माध्यम में किरण गई है तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो सिद्धांत था वही ज्योमेट्रिकली लगाया है और ये किरण देखिए मुड़ गई। वैसे इस रास्ते पे जानी चाहिए थी, विरल से सघन में, ये पाथ होना चाहिए था उसका। लेकिन यहाँ अगर मैं अभिलंब खींच दूं बच्चों, ये अभिलंब हुआ। तो अभिलंब की ओर मुड़ गई थी, मुड़ गई कि नहीं? और डिस्टेंस भी कम कवर की है, ये इतनी डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिक देखिए नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप ये सोच सकते थे सर आपने इधर को ही क्यों मोड़ा है, तो ज्योमेट्री ने देखिए बिल्कुल प्रूव करके दिखा दिया। तो बच्चों यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स चले थे, ये पता है आपको, ये फाइनल पोजीशन थी उसकी, ऐसे चले थे। यहाँ से भी बना दें हल्के हल्के, जैसे यहाँ से चले, ये चला, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी समझ से अब आपके लिए तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो गई होगी। यहाँ से भी चले, यहाँ से चलें द्वितीयक तरंगिकाएँ ऐसे चलती चली गई, चलती चली गई, और तब जब तक बिंदु बी डैश तक पहुँचा है तब तक इन सभी बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाओं की पोजीशन मैंने बना दी है। यहाँ से चलने वाली यहाँ तक आ गई, 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 सबका स्पर्शी पृष्ठ खींच दिया, ये आ गया अपवर्तित तरंगाग्र। क्या हुआ बच्चों? अपवर्तित तरंगाग्र। और ये कौन सा था? आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो बच्चों उम्मीद है कि इस घटना की वास्तविकता आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपवर्तन में आपतित तरंगाग्र अपवर्तित होता है और कैसे किरण सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बोर्ड पर ये चीज़ समझाना संभव नहीं था बच्चों, तो मैंने ये प्रयास किया है। तो देखें इस फिगर की पूरी सिचुएशन मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों। एक बार सारी कंडीशन देख लें इस फिगर की। वैसे कोशिश मेरी यही है, एक काम अभी रह गया है बच्चों, वो जो काम है वो हम अभी बताएंगे। जैसे सघन माध्यम 2, यहाँ विरल, ये सब सिचुएशन है। यहाँ भी तो एक लंब खींचना है जो कि ये अपवर्तित किरण को बताएगा। इस तरंगाग्र पर बच्चों मैं यहाँ भी एक लंब खींच देता हूँ 90 का एंगल इस लाइन पर। तो ये भी क्या हुई? अपवर्तित किरण हुई। और ये खींच दें तो ये अविलंब हो गया। बाकी की चीज़ सब ग्रीन बोर्ड पर आप समझ रहे हैं। तो बच्चों पिक्चर साफ है, बिल्कुल स्थिति क्लियर है कि किस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा किताब में क्यों कहते हैं कि चाप लगा दो, चाप लगा दो, मिला दो, तरंगाग्र मिल गया। लेकिन बच्चों बुक्स में ये नहीं समझाया जाता है। ये मैंने बहुत प्रयास किया कि बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाऊं। मैंने पूरी कोशिश की है और उम्मीद है बच्चों कि आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं अब ग्रीन बोर्ड की तरफ। ठुकरा दो या अपना लो, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। चलिए बच्चों हम लौट के ग्रीन बोर्ड पर आ चुके हैं, तो इसके आगे की बात अब करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि अभी नोटबुक पर आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से आपतित तरंगाग्र दूसरे माध्यम में अपवर्तित होकर कैसे दूसरे माध्यम में नई पोजीशन पर पहुँच गया था। ठीक है बच्चों, तो अब अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करेंगे इस
कॉन्सेप्ट की सहायता से, इस डायग्राम की सहायता से। तो यहाँ देखें ये दोनों इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई हैं। इस ट्रायंगल में देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, दिस वन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रायंगल डॉट डॉट करिए, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी बी डैश, ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश में देखिए साइन आई लगाइए, साइन आई इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब बी बी डैश और कर्ण ये एंगल 90 का है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, दैट इज ए बी डैश, क्लियर। और बी बी डैश कितना है बच्चों, ये लिखा है V1T बटे ए बी डैश को ए बी डैश ही लिखा रहने देते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 3। अब ट्रायंगल नीचे वाले में आ जाइए, ए डैश, ये ए डैश है बच्चों, ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश में साइन आर निकालिए, लंब बटे कर्ण, साइन आर लंब ये भुजा ए डैश, दिस वन, दिस ए डैश, कर्ण ये 90 का एंगल, ये भुजा कर्ण हो गई ए बी डैश, बराबर ए डैश ये लिखा है बच्चों B2T बटे ए बी डैश। एक्सप्रेशन नंबर 4 डिवाइड कर दें, साइन आई ओवर साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर, देखें V1T बटे AB1 अपॉन, इसको उलट के लिख दें, AB1 नहीं है, AB डैश है बच्चों। प्रिंटिंग मिस्टेक आप सही कर सकते हैं, छपाई लिखाई की गलती, बोलते कुछ हैं लिख कुछ जाते हैं, इनटू AB डैश अपॉन V2T, T से T कैंसिल, AB डैश से AB डैश कैंसिल, बचाए ओनली V1 अपॉन V2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसी को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो कि कांस्टेंट होता है, बराबर 1 and 2। 1 and 2 क्या है, तो यही तो बच्चों स्नेल का नियम था जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था पीछे, कि साइन आई बटे साइन आर का जो अनुपात है वो हमेशा एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसका मान पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये कांस्टेंट है बच्चों, नियतांक है, क्योंकि बच्चों स्पीड कांस्टेंट होगी ना, पहले माध्यम में जितनी है उतनी ही रहेगी, दूसरे माध्यम में जितनी है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो समय के अनुसार नहीं बदलेगी। तो यही स्नेल्स लॉ है बच्चों, यही क्या है, स्नेल्स लॉ। अपवर्तन का नियम आ गया, प्रूव हो गया। एक नियम और है, दूसरा नियम, उसको समझ लें। देखिए यहाँ पर आपतित किरण इस बोर्ड के तल में ही है, अभिलंब बोर्ड के तल में है, अपवर्तित किरण भी बोर्ड के तल में है, तो तीनों एक ही तल में है। यही दूसरा नियम है कि अपवर्तन की घटना में अपवर्तन की घटना में आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वो बात भी यहाँ फिगर से दिखाई दे रही है। तो दोनों अपवर्तन के नियम सिद्ध हो गए। तरंगाग्र अपवर्तित होकर नई स्थिति में कैसे पहुँचा वो भी आपने देख लिया। तो देखिए हाइगेंस थ्योरी से परावर्तन और अपवर्तन की कितनी रोचक व्याख्या हुई है, कितना आनंद आया बच्चों। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप घबराएंगे नहीं। बच्चे बहुत घबराते हैं इससे, वेव थ्योरी से, समझ नहीं आता है उनको कि सर क्या हो रहा है, हमें नहीं कुछ पल्ले पड़ता, हम रट लेते हैं, हम याद कर लेते हैं। याद करने में बहुत आसान है, ये है ही क्या बच्चों। साइन आई निकालिए, साइन आर निकालिए, अपॉन करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, स्नेल्स लॉ आ गया। लेकिन असली झोल, जो ढोल की पोल है, वो सब यहीं है बच्चों। गोलमाल जितना है वो सब यहाँ है। इसी को समझना ही मेन चीज़ है। इसको समझ गए तो इसका मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल समझ गए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ गए, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है रिफ्रैक्शन को, लाइट के रिफ्रैक्शन को या रिफ्लेक्शन को, दोनों को। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने ये दोनों प्रकाश की घटनाएं जो परावर्तन और अपवर्तन कहलाती हैं उनको हमने सीखा। तो बच्चों उम्मीद है कि अब आप इससे बोर नहीं होंगे और आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, पढ़ाई में बड़ा आनंद आया होगा, ठीक है ना। तो आज केवल इतना ही, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। मन लगा के पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो समझ में नहीं, वीडियो क्या समझेंगे बच्चों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, और वीडियो कब पसंद आएगा,
जब पढ़ाई समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। ओके, मिलते हैं कल। लेकिन मिलने से पहले एक बात कहना चाहेंगे जो हम बार बार कहते हैं, कह दें या नहीं? चलिए बच्चों, कल कहेंगे, राज को राज ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।